हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था, उसका ये 12वां वीडियो है और टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सोचे कि एक और वीडियो टाइम था तो अपलोड कर देते हैं ताकि जल्दी ये खबर ख़त्म हो। तो साइंस का भी जो घटना चक्र का बुक है उसको भी लेके आएँ। और ये जो सेशन है बेसिकली जो 69th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, और जो बीपीएससी टीचर का जो कर रहे हैं उसके लिए, जो बिहार लेवल का जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये सेशन। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। सही आंसर इसका सी है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा और एनी बेसेंट जो लिखे थे उनका नाम था कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ये बुक का नाम याद रखिएगा, अक्सर बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। ये बुक का नाम याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। केसरी तथा मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन जो है फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी लगभग सभी राष्ट्रवादी एवं सच्चा देशभक्त मानते थे, जिस वजह से जो विभाजन जो यहाँ पे टल गया, लेकिन 1907 में तो हो ही गए विभाजन। राजनीतिक विचार से दादा भाई नौरोजी जो थे पूर्ण राजभक्त थे। वो समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और इससे सहचर से सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया गया था नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के शिमला मंत्रिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनने का विचार किया गया जिसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को हितों को संरक्षण करना। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां ने इसे प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये तीनों नामों रहने या इसमें कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला होगा सलीमुल्लाह खां, दूसरा होगा आगा खां और तीसरा होगा मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संपादक ने संस्थापक ने रूप में चुना है। ठीक है, तो सलीमुल्लाह खां जो होगा प्रथम ऑप्शन होगा हमारा। है 190 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो ये किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग, ठीक है, कि मुसलमानों के लिए जो है एक अलग से निर्वाचन जो सीट है वो दिया जाए। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा 90 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमान के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमान को आश्वासन देते हुए कहा कि उसके राजनीतिक अधिकार और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है, जो कि 1909 में दे दिया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा।
191 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो 191 का सही आंसर हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको लॉर्ड मिंटो या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जो 1909 में आया था। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अब 192 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था होम रूल, ठीक है। तो इसमें अगर हम साउथ में जाएंगे तो एम सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा भी चलाया गया था, लेकिन टीएस ऑकल्ट के द्वारा नहीं चलाया गया था, ठीक है। और यही हमको स्थापना से संबंधित नहीं थे, तो यही नहीं थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है। टीएस ऑकल्ट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की आरंभ किया था। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित है। तो नाम याद रखिएगा, जो तिलक के द्वारा किया गया था अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था कब? सितंबर 1916 में। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में किए थे, के द्वारा जो किया गया था महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का समझौता हुआ था। तो सही आंसर हो गया 193 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्य के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही, उसके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल भी नाम दिया गया, होम रूल स्पेशल भी नाम दिया गया। यहाँ पे एक है, अरुण डेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई। तिलक एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये आया था 1917 में। सही आंसर हो गया बी। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि सेडलर आयोग किससे संबंधित है, तो आप लोग को शिक्षा से संबंधित है, ये आंसर लगाना है। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, जो लीडर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उसे जो आयोग था उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा सुधार करना आवश्यक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया गया कि इसमें कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी गई थी। तो सही आंसर हो गया इसका 195 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। होम रूल मूवमेंट के दो प्रमुख नेता हुआ करते थे, जो एक तिलक थे और एक एनी बेसेंट हुआ करता था। इनकी निगाह जो बना हुआ था वो स्वराज, ठीक है, इस पे बना हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अंतर स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शामिल डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी।
यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पे चाहते थे, तो इसीलिए इन दोनों का नज़र जो था स्वराज पे इन दोनों का नज़र था। ठीक है, और होम रूल आंदोलन के ये दो बहुत महत्वपूर्ण नेता है, तिलक और एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए दोनों में पहले कौन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो तिलक के द्वारा किया गया था अप्रैल में, और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था सितंबर 1916 में। क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद जो हुआ था वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को किया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी इस टाइम में। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। अंततः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पेश किया था। जो भी डेट था उसको और जो भी ईयर था उसको आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये हुआ करता था प्यारेलाल। ठीक है, नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव हुआ करते थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की वैक्तविक चिकित्सा थी। मतलब अगर पर्सनल डॉक्टर की बात करें तो गांधी जी की डॉक्टर रही है डॉक्टर सुशीला नैयर। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था। 1917 में चलाया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। गोरे बगान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर जो है मनमाने ढंग से बढ़ाने लगे। पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। देखिए, ये बीपीएससी में छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया गया, 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इसकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। ठीक है, पोरबंदर में संपन्न हुई थी। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में अल्फर्ड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर में स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण का सत्याग्रह था 1917 वाला। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन है 201 नंबर।
इसमें कहा जा रहा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया, तो वे थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, और ये बिहार के रहने वाले थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है? ए, राजकुमार शुक्ल। देखिए ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 203 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था चंपारण में। सही आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, उपयुक्त घटना में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। सर्वप्रथम यही घटना हुआ है गांधी जी के साथ भारत में। घटना क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। राजकुमार शुक्ल ने के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। ठीक है, पूछा है बिहार में कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो ये आंसर है चंपारण। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर, इसमें कहा जा रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तभी बात हुई थी इसके बारे में, तो कौन थे? महात्मा गांधी। 207 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? तो ये किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो 1859-60 के दशक में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। संताल विद्रोह का जो टाइम था 1855 से 56 के टाइम में था। पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में, ये याद रखिएगा, बंगाल के नदिया जिले में, और वहाँ पे एक गांव है जिनका नाम है गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी जिनका नाम था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसानों ने एकजुट हुए तथा उन्हें नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपियन नील बागान मालिकों नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1959 में उत्पीड़न किसानों ने, जितने भी उत्पीड़ित किसान थे, उन्होंने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, ढाका, मालदा, दीनापुर आदि क्षेत्र में फैल गया था और यहाँ पे देखा गया कि किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 में सभी नील कारखाने बंद हो चुके थे जो अंग्रेज चला रहे थे। बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण जो किया है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है अपने नाटक नील दर्पण में। तो नील दर्पण लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 208 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये क्या है? वाइकोम का सत्याग्रह में ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, बाकी राजकोट, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये सब में भाग लिए थे गांधी जी। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी के ही द्वारा किया गया था। 9 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वो थे
वो हुआ करते थे चार्ली एंड्रूज। सही आंसर इसका हो गया सी, चार्ली एंड्रूज, जिसको हम लोग दीन बंधु एंड्रूज के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एक है देश बंधु, एक है दीन बंधु। देश बंधु कहते हैं सीआर दास को और दीन बंधु कहा जाता है चार्ल्स एंड्रूज को कहा जाता है। ये जो थे दिल्ली के एक कॉलेज थे जिनका नाम था सेंट स्टीफन कॉलेज, वहाँ पे ये प्राध्यापक थे। भारतीयों ने इसका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इन्हें घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी जो चिंता थी वो देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसमें जो उद्देश्य है इसका, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उसको हेल्प करना, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, इसके लिए लाया गया था अंत्योदय योजना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया गया था औद्योगिक कर्मियों के द्वारा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉन्टल टेक्सटाइल मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। बेसिकली प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूर सब चाह रहे थे कि इसको बरकरार रखे और मुझे मिले वो बोनस। ठीक है, जो कि मजदूरों को जीवन निर्वाह का जो खर्च है वो चलता रहे आसानी से। इसमें जो है गांधी जी का ये आंदोलन देख के जो मिल वर्कर थे मिल मालिक थे, वो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने घोषणा किया मजदूर को जो है 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली और मजदूरों को 35% तक बोनस मिला। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो वो थे कौन? जमनालाल बजाज। सही आंसर इसका हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषा अध्यक्ष भी थे। वह वर्ष 1930 में जेल भी गए और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले भाग लिया था और ये भी एक किसान आंदोलन था। 214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़ा हुआ था तिनकठिया सिस्टम से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के लगभग 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते थे। और इसी के खिलाफ गांधी जी का आंदोलन हुआ था चंपारण में। क्वेश्चन है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो था 3/20वां भाग। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर। इसमें कहा जा रहा है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए इसमें जो है जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। वो थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और तीसरा थे JB कृपलानी। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो गया डी। क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि जो बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। तो ये नाम एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा जो गांधी जी के साथ वहाँ चंपारण गए थे यहाँ आंदोलन में भाग लेने के लिए।
अगला क्वेश्चन है 217 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो ये राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ये सारे संबंधित हैं। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 218 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया ए। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्रा किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव बने थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन बने थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और महासचिव कौन बने थे, एनजी रंगा। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता जो है एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। 219 नंबर क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये किया गया था 1920 में। तो सही आंसर है ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव बने थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था बम्बई में 1920 में, किसके द्वारा किया गया था, ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ये था एमएन रॉय। सही आंसर इसका ए हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में ये जो किया गया था लेनिन के और रूसी पार्टी के द्वारा किया गया था। एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। वो कहाँ गए थे, निमंत्रण पे मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, कौन बने थे, एमएन रॉय। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर। भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को देखभाल करना, ये सब इत्यादि था। ठीक है, उच्च आयुक्त और इसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से ही होता था। मतलब जो भारत से कमाई होता था उसी से उनको सैलरी दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन है मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। पूछा जा रहा 224 नंबर। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के संबंध में। और ये नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी रूप से हड़ताल का आयोजन कराया। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया था। ठीक है, तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 का है। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर। इसमें कहा जा रहा है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था सन 1919 में,
सन 1919 में। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1919 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य था कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। और मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये जमा कौन हुए थे? जो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह का जो विरोध कर रहे थे, जो पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, जिसमें से एक थे किचलू और एक था सतपाल। ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। इसी के विरोध में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। उसी प्रदर्शन पर जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलवाया गया था। तो 226 का सही आंसर कौन सा हो गया? बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे वहां की जनता आक्रोश बढ़ गया, जनता में आक्रोश फैल गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया था। पेज नंबर 65 तक। और हाँ, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो ये क्वेश्चन बैंक करना बहुत ज़रूरी भी है। तो हम चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए तो इसके जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके आए, जैसे साइंस का घटनाचक्र, क्योंकि साइंस बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वही लाया जाएगा। इसीलिए ये वीडियो जो है, एक दिन में 2 वीडियो भी कभी कभी जब टाइम होता है तो अपलोड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पेज नंबर 65 तक हम लोग कवर किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।